हिस्ट्री में हजारों बैटल्स हुए हैं, लेकिन कभी कभी पूरी हिस्ट्री किसी बैटल से नहीं बल्कि वो बैटल कभी ना होने से भी बदल जाते हैं। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ था 326 BCE में, जब दुनिया के सबसे बड़ा कॉन्करर इंडिया के दरवाजे तक आए और फिर वापस चला गया। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और रीज़न जानते हैं। पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हु वॉज द ग्रेट अलेक्जेंडर? वो सिर्फ एक किंग नहीं था, वो एक एम्बिशन था। जब उसने मैसिडोनिया का थ्रोन संभाला तब उसकी एज सिर्फ 20 साल के आसपास थे। इतनी छोटी एज में ज़्यादा लोग अपनी लाइफ प्लान करते हैं। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को प्लान करना शुरू कर दिया। उसने पर्शियन एम्पायर को चैलेंज किया। उस वक्त पर्शिया दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक माना जाता था, लेकिन ग्रेनिकस, ईसस और फिर गौगमेला एक के बाद एक बैटल्स में पर्शिया हार गया। किंग दारियस III को भी अपना एम्पायर छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद अलेक्जेंडर रुकता नहीं, इजिप्ट पहुंचता है और वहाँ उसका वेलकम कॉन्करर की तरह नहीं, लिबरेटर की तरह होता है। अलेक्जेंड्रिया जैसे सिटीज़ इस्टेब्लिश होते हैं, फिर वो और ईस्ट की तरफ बढ़ता है। बैक्टीरिया, सोग्डियाना, सेंट्रल एशिया। हर कैंपेन के बाद उसकी रेपुटेशन और बड़ी होती गई। अब लोग सिर्फ अलेक्जेंडर से नहीं डर रहे थे, और उसका नाम से ही डरने लगे थे। उस वक्त शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस इनविंसिबल कॉन्करर को रोकने वाले कोई ओपोनेंट आर्मी नहीं बल्कि उसकी खुद की आर्मी होंगे। 326 BC अलेक्जेंडर की आर्मी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक पहुंच चुकी थी। यह उसका सामना हुआ किंग पोरस से। पोरस को हम अक्सर सिर्फ एक डिफीटेड किंग के रूप में याद करते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग थी। हाइथस्पेस रिवर यानी आज के झीलम रिवर के पास हुए ये बैटल अलेक्जेंडर की सबसे डिफिकल्ट बैटल में से एक माना जाता है। पोरस के पास वॉर एलिफेंट्स थी, ऐसे एलिफेंट्स जिन्हें मैसिडोनियन सोल्जर्स ने पहले कभी बैटलफील्ड में इस स्केल पर फेस नहीं किया था। हेवी रेन, स्लिपरी ग्राउंड, अननोन टेरेन और सामने एक डिटरमाइंड आर्मी। अलेक्जेंडर जीत तो गया, लेकिन ये जीत उसके पहले के कैंपेन्स जैसा आसान नहीं थी। उसकी आर्मी को काफ़ी लॉसेस हुए और शायद इस बैटल के बाद पहली बार सोल्जर्स को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया पर्शिया जैसे कैंपेन नहीं होने वाला। पोरस को कैप्चर करने के बाद जब अलेक्जेंडर ने उसे पूछा उसके साथ कैसा बिहेवियर किया जाए, तो पोरस का जवाब था जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। कहा जाता है अलेक्जेंडर इस जवाब से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने पोरस का किंगडम उसे वापस दे दिया और उससे अपना एलाई बना लिया। ये इंसिडेंट सिर्फ दो किंग्स की रिस्पेक्ट की कहानी नहीं थी, ये एक सिग्नल भी था। अलेक्जेंडर समझ चुके थे कि इंडिया में हर विक्ट्री की प्राइस पहले से ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, लेकिन असली चैलेंज अभी भी सामने था। पोरस के बैटल के बाद अलेक्जेंडर रुकना नहीं चाहता था। उसका फाइनल गोल था और ईस्ट की तरफ बढ़ना। उसके स्पाई और लोकल रूलर्स उससे बता रहे थे कि आगे और भी बड़ा किंगडम्स है। उस समय सबसे पावरफुल नाम था नंदा एम्पायर। मगध में बैठे ये एम्पायर उस वक्त इंडिया के सबसे पावरफुल स्टेट्स में से एक माना जाता था। एंशियंट सोर्स में नंबर्स अलग अलग मिलते हैं और हिस्ट्रियंस उन पर एग्री नहीं करते, लेकिन एक बात लगभग सब मानता है, नंदा एम्पायर के पास अलेक्जेंडर ने पहले जितनी आर्मी फेस की थी उनसे कई ज़्यादा मैन पावर अवेलेबल थे। सिर्फ आर्मी ही प्रॉब्लम नहीं था, अलेक्जेंडर की सप्लाई लाइन्स हज़ारों किलोमीटर लंबे हो चुके थे। हर नए माइल उसे अपने होमलैंड से और दूर ले जा रहा था। उसकी आर्मी लगातार सालों से कैंपेन कर रही थी। कई सोल्जर्स घर से निकले हुए लगभग 10 साल हो चुके थे और अब उनके सामने था इंडियन मानसून, लगातार बारिश, नदियाँ, गर्मी, ह्यूमिडिटी, मतलब एक कॉम्प्लीटली डिफरेंट जियोग्राफी। एक कॉन्करर के लिए ये सिर्फ नेक्स्ट बैटल नहीं था, ये एक कॉम्प्लीटली नई दुनिया थे। और फिर वो दिन आया जिसने शायद हिस्ट्री का डायरेक्शन बदल दिया। अलेक्जेंडर की आर्मी बियस रिवर तक पहुंच गई। एंशियंट ग्रीक सोर्सेस इसे हाइफासिस रिवर के नाम से मेंशन करते हैं। यही अलेक्जेंडर ने अनाउंस किया कि कैंपेन कंटिन्यू रहेगा, आर्मी और ईस्ट मार्च करेगी। लेकिन इस बार किसी ने चीयर नहीं की, किसी ने तलवार नहीं उठाई, किसी ने विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं की। इस बार सोल्जर्स चुप थे और फिर धीरे धीरे वो साइलेंस एक रिफ्यूज़ल में बदल गया। आर्मी ने आगे बढ़ना मना कर दिया। यह म्यूटिनी किसी एक सोल्जर ने स्टार्ट नहीं की थी, ये सालों की टायर्डनेस का रिजल्ट था। घर लौटने की इच्छा थी, अननोन आर्मीज़ का डर था और शायद ये रियलाइजेशन भी कि दुनिया को कंकर करने की कोई तो एक लिमिट होनी चाहिए।
अलेक्जेंडर ने उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की। उसने स्पीच दी, उन्हें याद दिलाया कि वो हिस्ट्री बना रहे हैं। लेकिन इस बार कोई स्पीच काम नहीं आई और शायद पहली बार अलेक्जेंडर बैटलफील्ड में नहीं, अपनी ही आर्मी के सामने रुक गया। कई दिन तक अलेक्जेंडर ने वेट किया। उसे लग रहा था कि शायद सोल्जर्स अपना डिसीजन बदल देंगे, शायद थोड़ा रेस्ट मिलने के बाद वो फिर से मार्च करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्मी अपनी बात पर टिके रहे। अल्टीमेटली अलेक्जेंडर को वो डिसीजन लेना पड़ा जो शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसने ईस्ट की तरफ मार्च कैंसिल कर दिया। इसके बाद उसने बियास रिवर के पास कुछ मेमोरियल ऑल्टर्स बनाए, जिसे कुछ हिस्टोरियंस उसकी कैंपेन की सिंबॉलिक लिमिट मानते हैं। और फिर उसकी आर्मी ने वापस मुड़ना शुरू कर दिया। सोचिए, एक ऐसे इंसान जिसे दुनिया इनविंसिबल मानता था, जो लगभग हर बैटलफील्ड से जीतकर निकलता था, उसका सबसे बड़ा कैंपेन किसी एनिमी किंग ने नहीं रोका। उससे रोका उसकी खुद की आर्मी ने। और शायद इसीलिए कुछ हिस्ट्रियन इस मूवमेंट को इंडियन हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट में से एक मानते हैं। लेकिन क्या वाकई इंडिया उस दिन बच गए थे, या ये बस एक पॉपुलर इमेजिनेशन है? इस पॉइंट में आके ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बनने लगता है। एक तरफ वो है जो मानता है कि अगर अलेक्जेंडर और आगे बढ़ता तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज नंदा एम्पायर होता। मगध उस वक्त इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल किंगडम्स में से एक था। एंशियंट ग्रीक राइटर्स भी मेंशन करता है कि उसके पास इनॉर्मस मिलिट्री स्ट्रेंथ थी। एग्जैक्ट नंबर्स पर हिस्टोरियंस एग्री नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर माना जाता है कि अलेक्जेंडर को पहले से कई ज़्यादा बड़े रेजिस्टेंस मिल सकते थे। और सिर्फ आर्मी ही प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी सप्लाई लाइंस हज़ारों किलोमीटर्स लंबे हो चुके थे। हर बैटल के बाद रिप्लेसमेंट सोल्जर्स लाना मुश्किल होता जा रहा था। मानसून उनके लिए अनफेमिलियर था, टेरेन अनफेमिलियर था, और सोल्जर्स फिजिकली और मेंटली थक चुके थे। इस पर्सपेक्टिव से देखें तो अलेक्जेंडर के लिए इंडिया का कैंपेन उसके पहले के कैंपेन से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता था। लेकिन दूसरी साइड को इग्नोर करना भी सही नहीं होगा। अलेक्जेंडर ऑर्डिनरी कमांडर नहीं था। उसने बार बार इम्पॉसिबल सिचुएशंस को अपने फेवर में टर्न किया। पर्शियन एम्पायर को भी कई लोग अनबीटेबल मानते थे, फिर भी अलेक्जेंडर जीता। इसीलिए ये कॉन्फिडेंटली कह देना कि नंदा एम्पायर उससे ज़रूर हरा देता, हिस्टोरिकल एविडेंस ये बात टोटली एग्री नहीं करते। सच क्या है हम नहीं जानते, और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमें इमेजिन करने से तो कोई रोक नहीं सकता। अगर अलेक्जेंडर बियास रिवर क्रॉस कर लेता और मगध की तरफ मार्च करता तो क्या होता? हो सकता है उसकी आर्मी फाइनली कोलैप्स कर जाते, हो सकता है वो एक और इम्पॉसिबल विक्ट्री हासिल कर लेता, और हो सकता है दोनों आर्मीज इतना हेवी लॉस सफ़र करते कि कोई भी क्लियर विनर नहीं बनता। लेकिन एक बात तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, इंडियन हिस्ट्री वैसे नहीं लिखी जाती जैसे आज हम जानते हैं। अलेक्जेंडर के वापस मुड़ने के कुछ ही सालों बाद चंद्रगुप्त मौर्य की राइज होता है। चाणक्य के गाइडेंस में मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश होता है, और धीरे धीरे पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर के अंडर आता है। अब हिस्टोरियंस इस बात पर डिबेट करता है कि अलेक्जेंडर के इन्वेशन ने इनडायरेक्टली मौर्यन राइज को इन्फ्लुएंस किया या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि उसके कैंपेन्स ने नॉर्थ वेस्ट की पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज किया। कुछ लोग इसे ओवरस्टेट करना मानते हैं। लेकिन अगर अलेक्जेंडर और ईस्ट तक चला जाता तो चंद्रगुप्त मौर्य की राइज भी शायद बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड में होता, या शायद हिस्ट्री किसी और डायरेक्शन में ही चले जाते। कभी कभी हम हिस्ट्री को सिर्फ किंग्स और बैटल्स के थ्रू देखते हैं, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ जीत और हार से नहीं बनती। कभी एक डिसीजन, कभी एक डिले, एक रिफ्यूज़ल सदियों तक का इफेक्ट छोड़ जाता है। अलेक्जेंडर का इंडिया से वापस मुड़ना भी शायद उन्हीं मोमेंट्स में से एक था। उस दिन किसी एम्पायर का ऑफिशियल एंड नहीं हुआ, किसी ट्रीटी पर साइन नहीं हुआ, कोई ग्रैंड विक्ट्री सेलिब्रेशन भी नहीं हुई। बस एक एग्जॉस्टेड आर्मी ने डिसाइड किया कि वो और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। और शायद इसी वजह से आज भी हिस्टोरियंस इस मोमेंट को इतना क्यूरियोसिटी से देखते हैं। तो क्या ये वाकई इंडियन हिस्ट्री का सबसे लकी दिन था? सच तो ये है, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। हो सकता है अलेक्जेंडर नंदा एम्पायर से हार जाता, हो सकता है जीत जाता, हो सकता है इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चले जाते, और हो सकता है कुछ भी ज़्यादा चेंज ना होता। हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर सकते हैं।
सर्टेनिटी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है, कभी कभी हिस्ट्री किसी स्पेक्टेकुलर विक्ट्री से नहीं बदलते। कभी हिस्ट्री इसीलिए बदल जाता है क्योंकि एक दिन एक थकी हुई आर्मी एक और कदम चलने से मना कर देता है, और शायद इसीलिए बियास रिवर के किनारे लिया गया वो डिसीजन आज भी हिस्ट्री का सबसे फैसिनेटिंग अनआंसर्ड क्वेश्चंस में से एक बना हुआ है। आज के वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और आपके हिसाब से अगर अलेक्जेंडर बियास रिवर क्रॉस कर लेता तो क्या वो मगध तक पहुंच पाता या उसकी जर्नी वही ख़त्म हो जाते? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और ऐसी हिस्ट्रिकल कहानी के साथ जहाँ एक छोटा सा डिसीजन पूरी हिस्ट्री को बदल सकता है।